कुमार, बहुत दिन के बाद लगता है हमको नजर में आए हैं। अक्षर, नहीं माइक ऑन कीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए किनसे पूछें, छोड़ दीजिए, नहीं किसी से पूछते हैं। हैप्पी राज, आप माइक ऑन कीजिए तो अपना, एक आध वो फॉर्मूला पूछेंगे, सर ज्यादा नहीं। चलिए आप बताइएगा, डेविएशन थ्रू थिन पिज में डेल्मिन का फॉर्मूला क्या था? ए या फिर ए हाँ बोलिए। म्यू माइनस वन, ठीक है, ए इंटू म्यू माइनस वन। सही है। आप बताइएगा, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर हाँ, एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर, दो फॉर्मूला था वहां पर। ए म्यू भी माइनस याद म्यू आर, क्योंकि देखिए येलो कलर में से किसको घटाना है? रेड कलर को। तो ए म्यू भी सर। माइनस म्यू आर, ठीक है। यस चलिए सर। आप अपना माइक ऑफ कीजिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं, पहले ड्राइव आज करके दिखाते हैं। आई इक्वल टू आर कैसे होता है उसको समझ लीजिएगा। और देखिए ये सब चीजों को अगर आप दोबारा ड्राइव नहीं कीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में जल्दी नहीं बनेगा आपसे। इसलिए जो अभी बता रहे हैं, इसको उसी के जैसा आपको ड्राइव भी करना पड़ेगा हर हाल में, तभी जाके काम चलेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ का प्रूफ कर रहे हैं, यानी आई इक्वल टू आर का प्रूफ, है ना। तो क्वेश्चन ए बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा? प्रूफ दैट क्या, आपका आई इक्वल टू आर, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, या प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी लिखिए, है ना। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, उसको समझ लीजिए बात को। और खास कर देखिए जो सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं ना, वो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मतलब दो गो प्रूफ में से लगभग 2 नंबर में अल्टरनेट ईयर में कोई ना कोई एक आया करता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन में। तो इसलिए बात को समझने की भी कोशिश कीजिएगा, है ना। बिहार बोर्ड तो ऑब्जेक्टिव ले रहा है अभी फिलहाल, तो आप लोग को केवल इसमें तो ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में कार्ड क्वेश्चन डाल दे। लेकिन देखिए यहाँ पर करना क्या, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करना है। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए पहले क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है। क्या लेना है? प्लेन मिरर है, जो इसी तरह से लेना है जैसे मैं लिया हूं, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेना है। प्लेन मिरर बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको कॉपी पर कैसे डायग्राम बनाना है कि आपको एक बार में सही बने। तो इस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट करवाया जाता है पहले। तो पैरेलल लाइन खींच करके इंसिडेंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है आप लोग के लिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ट्रांसपेरेंट आपके पास स्केल होता है ना। तो उस ट्रांसपेरेंट स्केल को क्या कीजिए, तिरछा ऐसे रख दीजिए, ऐसे इस तरह से, और स्केल के दोनों तरफ से लाइन खींच दीजिए। तो आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ जाएगा फटाफट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना, कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट करवाना हो, तो क्या कीजिए, स्केल को एकदम दोनों स्केल पकड़ लीजिएगा, दोनों तरफ से क्या कीजिएगा, लाइन एक्स पर ड्रॉ कर लीजिएगा। और ट्रांसपेरेंट स्केल से हर हाल में बहुत अच्छा ड्रॉ होगा। और देखिए इसमें और क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। तो हमारे पास तो ऐसे ही हम सिंपल ही ड्रॉ कर देंगे। और देखिए जितना ना ज्यादा वर्टिकल इंसिडेंट करवाना है ना ज्यादा पैरेलल, आपको बीच में लगभग 45 डिग्री के आसपास रखिएगा, 30 डिग्री के आसपास तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम एक लाइन देखिए यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ इंसिडेंट करवा दिए ऐसे। अब दूसरा लाइन भी इसके पैरेलल आना चाहिए हर हाल में, इसी के पैरेलल एकदम अच्छे तरह से आना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करना चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे।
अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इंसिडेंट कर जाए उसके बाद क्या करना है उसको समझिए। सबसे पहले नॉर्मल बनाना है आपको दोनों जगह, और लिखना है कि ये N1 है और ये आपका N2 है। दो जगह नॉर्मल बना दिए हैं, देख लिए ध्यान से। अब यहां से जितना एंगल पर आया है उतना ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये बात की भी फुल गारंटी है एकदम, देख लिए ध्यान से। जितना एंगल पर आया है उतना ही एंगल पर इंसिडेंट करेगा। ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, दोनों ही इंसिडेंट एंगल, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट से प्रूफ होता है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए हैं तो दोनों जगह आई आई एंगल होगा। इसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड रे जब दिखाना हो ना, तो फिर से स्केल को कीजिए। देखिए कैसे खींचना है पैरेलल बीम, बहुत आसानी से। ये टेक्निक जो है ना मार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से स्केल को इस तरह से करना है। स्केल को इस तरह से करने का मतलब ये हुआ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। स्केल को इस तरह से करने का मतलब हुआ कि इधर से भी रे जाएगा, इधर से भी रे जाएगा। और एक बार स्केल को इधर से लाइन खींचे थे तो स्केल को इस तरह से तिरछा करना है कि स्केल का एक एंड यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर, यहाँ पर, और एक एंड यहाँ पर, और दोनों जगह से लाइन फिर खींच दीजिएगा, तो इधर भी पैरेलल निकल जाएगा। और वो ट्रांसपेरेंट स्केल रहेगा तभी ही ज्यादा संभव होगा आपके लिए। देखिए जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से ये जाएगा, इस बात को हम समझ चुके हैं अच्छे से, है ना। जितना एंगल से आया है उतना ही एंगल से जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान समझिएगा, ये लाइन खींचा जाने के बाद एक काम करना है, क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले अब एक काम ये करना है यहाँ पर कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आ रहा था तो यहाँ प्लेन वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। देख लीजिए ध्यान से, प्लेन वेव फ्रंट रेड से बनाए हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और केवल रे को हम दिखाए हैं क्या चीज से, ब्लैक कलर से, देख लिए ध्यान से। प्लेन वेव फ्रंट होगा तो इसका नाम होगा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। मतलब मैं लिख रहा हूं इधर इंसिडेंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट कौन है आपका, ये रेड वाला जो दिखाए हैं ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। अब इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट कैगो होगा, वो तो लगातार कंटिन्यूअस बहुत सारा होगा। तो एक उधर से इसलिए दिखा दिए हैं आपको कि देखने में अच्छा लगे, दूसरा प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर हर हाल में एक बनाना है, ये बात याद कीजिए। तो और एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्लेन वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे में एंगल कितना होना चाहिए, पिछले क्लास में डिस्कशन किए हैं, बोलिए जल्दी से। 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम लास्ट पॉइंट लिखवाए थे। तो इसका मतलब आपको यहाँ जो लाइन खींचना है वो 90 डिग्री पर खींचना है, ऐसे देखिए ये 90 डिग्री पर खींचना है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए हर हाल में, ये बात समझ लीजिए आप। जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया तो इसका नाम लिख दीजिए, नेमिंग कर दिए कि ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब देखिए जब रिफ्लेक्टेड होगा तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, रिफ्लेक्टेड होगा वहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना दिए, देख लिए ध्यान से ऐसे। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया, इंसिडेंट था इसको भी मैं लिख देता हूं इधर, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट कौन आपका, ये हो गया पॉइंट, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और देखिए ये बी से यहाँ बी डैश गया है, ये बी से यहाँ क्या गया है, बी डैश गया है, और यहाँ ए से ये ए डैश गया है, देख लीजिए ध्यान से, ए से ए डैश और बी से बी डैश गया है। देखिए डायग्राम क्लियर आपको दिख रहा होगा एकदम 100% क्लियर। अब डायग्राम में हमको कुछ नहीं करना है, इसी से प्रूफ करके दिखाएंगे आई इक्वल टू आर, और वो भी 8वां 9वां के ज्योमेट्री से, बस और किसी से नहीं। देख लीजिए ध्यान से, आई इक्वल टू आर प्रूफ कर देना है, यहाँ साबित कर देना है, ठीक है। देखिए कुछ बात ध्यान रखना है, एक बात समझ लीजिए, प्लेन वेव फ्रंट कैसे भागेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ टकराया, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, देखिए प्लेन वेव फ्रंट टकराने के बाद क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट मान लिया ऐसे आया,
ऐसे यहाँ पर कोलिजन किया, ये इंड कोलिजन में आ गया, मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन में आ गया, लेकिन ये इंड अभी फ्री टू मूव है। तो यहाँ से क्या होगा, ये फ्री टू मूव है, तो ऐसे ये धीरे धीरे मूव करेगा ऐसे, मतलब पेन ऐसे जाते जाते जब ये टकराएगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट पहले इंसिडेंट कर गया, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरुआत कर दिया, ये अभी रिफ्लेक्शन नहीं गया, अभी इंसिडेंट ही में है। तो ये रिफ्लेक्शन करते करते यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इंसिडेंट वेव यहाँ पर पहुंच जाएगा, तब ने वही प्लेन वेव फ्रंट फिर आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले ये सुनिए, ये ज्योमेट्री से समझना है, मतलब पिक्चर से समझना है कि यही फिगर जो है वहां पर रिफ्लेक्ट होके गया है, क्योंकि उसके बिना फिर डेराइव नहीं होगा। यहाँ पर बात आप समझ सकते हैं। देख लिये, मैं फिर से समझाता हूँ। ये वेव प्लेन जो है, ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट जो किया है ना, प्लेन वेव फ्रंट, वो अब इंसिडेंट करने के बाद ये इस तरह से नीचे जाएगा और ये वाला वेव फ्रंट ऐसे ऊपर जाने लगेगा, और धीरे धीरे जब ये यहाँ टकरा जाएगा तो ये इस तरह से फिर पैरेलल भागेगा। यानी मेरा कहने का मतलब, अर्थ मीनिंग क्या है वो समझिए। कि यहाँ पर मीनिंग ये है कि ए से लाइट चलते हुए ए डैश पर जाएगा और बी से बी डैश पर जाएगा, वह दोनों में टाइम सेम लगेगा। तो पॉइंट लिखना है कैसे वो समझ लीजिए। पॉइंट बहुत सिंपल वे में लिखना है कि सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है कि यहाँ कोई नाम रख दीजिए, ए एम एन, जो भी लिखना है लिख दीजिए, पी क्यू लिख दीजिए। एम एन इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। एम एन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरह से है, ठीक है। फिर लिखना है ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट and A dash B dash is the reflecting plane wave front। कौन? प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह से लिखना है। बात समझ लीजिए, रिफ्लेक्टिंग प्लेन वेव फ्रंट है, इस बात को समझ लीजिए, प्लेन वेव फ्रंट है। फिर अगला पॉइंट लिखना है, टाइम टेकन बाय वेव टू रीच पॉइंट A dash from A and B dash from B। Time taken by wave to reach point A dash from A dash from A और B dash from B is same। क्या होगा? सेम होगा। तो सेम होगा, तो अब देखिए जब सेम ही होगा तो एक बात लिख लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से। तब सेम होगा तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी सेम होगा, क्योंकि मीडियम सेम है। तब मीडियम सेम है, इसलिए आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए डैश जो होगा लेंथ ऑफ बी डैश के बराबर होगा। यानी दैट इज, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ ए डैश ए डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीबी डैश। क्या होगा आपका? बीबी डैश। यानी कि आप लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू बीबी डैश। पहला बात लिख दिए यहाँ पर। देखिए कैसे पॉइंट लिखा है, इतना बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ मैथ है, समझने वाला पॉइंट यहीं तक था। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा हो या मेरे कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद फटाफट मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेगा। देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग के पास कोई डाउट नहीं है। देखिए देखिए, दो ट्रायंगल लेते हैं, देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी बी डैश, ए डैश बी डैश। देखिए 90 डिग्री जहां बना वो ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, इन ट्रायंगल ए
बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए डैश बी इस सॉरी बी डैश, इस दोनों ट्रायंगल में चलिए। देखिए ध्यान से कौन कौन ट्रायंगल में चलना है वो समझ लीजिए। ए बी बी डैश, ए डैश बी डैश में चलना है। दोनों में देखिए ए बी डैश कॉमन है, यानी ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश, यार क्या है कॉमन है दोनों में, क्या है कॉमन है। एक पॉइंट हो गया, दोनों का लेंथ कॉमन है। दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि आपका, देखिए दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री एंगल जो है यहां भी 90 डिग्री है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए डैश इक्वल टू 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन अगर लिखना है तो आप यही ब्रैकेट में यहां से कॉमन में लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट। इसी पॉइंट को लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। वो दोनों 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होता है ना, वेव फ्रंट पर हमेशा 90 डिग्री होता है। ये पॉइंट को केवल लिखे और कुछ नहीं लिखे हैं। तीसरा पॉइंट ये लिख रहे हैं कि यहां से इस ट्रायंगल में जो बीबी डैश की लंबाई है, यानी बीबी डैश जो है वह हर हाल में ए डैश के बराबर है। तो देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हुआ कि कॉन्ग्रुएंट हुआ, आप लोग बताइए। बोलिए यहाँ जल्दी ए से। डैश होगा ना, क्या? सर ए वहाँ डैश ए होगा। बी से बी डैश और ए से ए डैश, ये वाला ट्रायंगल बाद में लिखा हुआ है। अच्छा तो बी आप से ए बी बी, डैश लिखे हैं। अच्छा ए डैश होगा, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर आपका सिमिलर है? सर कॉन्वेंट है। कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो आप लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी बी डैश इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट लिख दीजिए। इसमें 3 गो साइन ना होता, हम तो भूल गए हैं, बहुत पहले मैथ पढ़े थे। ऐसे कि 2 गो होता है, सर 2 गो होता है। सही है ना? यस सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ट्रायंगल में फिर एक और कौन था वहां, ए डैश और बी डैश, हो गया ना? यस सर। आज तब तो कह सकते हैं कि आई बराबर आर होगा। और देखिए ध्यान से एगो और यहाँ पर समझ लीजिए बात को, एक बात ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर नजर डालिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा ये बताइए आप लोग, ये वाला एंगल बोलिए जल्दी से। सर 90 ये वाला माइनस एंगल आई। 90 90 माइनस आई। आई होगा क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, आई है ये, तो 90 माइनस आई। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ रेड से लेकर के ये नीचे तक का एंगल, रेड से खींच रहे हैं, देख लीजिए रेड से लेकर के ये एंगल ये आई है, क्योंकि ये नॉर्मल है और आपने कहा कि सर ये 90 माइनस आई है, तब तो ये आई होगा। और उसी तरह से यदि ये एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये एंगल यहां से यहां तक जो होगा रेड तक वो 90 माइनस आर होगा, और फिर रेड से लेके यहां तक, रेड से ये लाइन लेकर के ये एंगल आर होगा। तब देखिए ए बी बी डैश ट्रायंगल का आई और ए डैश बी डैश का आर, वह भी दोनों सेम होगा, इसलिए लिख सकते हैं आई इक्वल टू आर। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
देख लीजिए ध्यान से, बहुत भारी प्रूफ है। अब बताइए बोर्ड में ये कै नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा? 5 नंबर का। 5 नंबर का, 2 नंबर मैक्सिमम। 10th का एग्जाम हो रहा है क्या? आपको 5 नंबर फ्री में मिल जाएगा, 2 नंबर मैक्सिमम, कोई भी बोर्ड हो। सर एक बार और आई इज इक्वल टू आर फिर से बता दीजिए। एकदम बता देते हैं, फिर से देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई हुआ। तो देखिए ये है नॉर्मल रेट, इसीलिए कुछ रेट से दिखाया था, ये है नॉर्मल इस पर। तो ये अगर 90 माइनस आई है तो ये आई हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये आर है, तो ये नॉर्मल से ये प्लेन वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 माइनस आर होगा। तो उसी तरह से ये फिर क्या होगा, आर हो जाएगा, नॉर्मल से लेकर के आपका ये एंगल। और जब आपका दो ट्रायंगल का सब कुछ सेम है तो वो भी सेम होगा, कन्ग्रुएंट हो गया ना। और कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर लिख सकते हैं तो बाई कैसे लिखिएगा? साइड एंगल साइड से, एस एस से ये लिख दिए। ये मैथ का थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अब तो हमको इसमें कुछ समझाना नहीं है ना, आपको लिखना है, बात अच्छी तरह से क्लियर क्रिस्टल आपके यूट्यूब पर भी सर चला ये जाएगा, इसलिए टेंशन। सर हाँ बाई बोलिए। एस का है लिखे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड से, कुछ तो लिखिएगा ना कि कैसे ये इक्वल कन्ग्रुएंट किए हैं। यस छोड़ सर। दीजिएगा इसको, तब इसको मिटा दें। चलिए अब प्रूफ देखना है किसका? प्रूफ जो देखना है आपको हर हाल में, अब किसका देखना है आप बताइए। अब इसके बाद प्रूफ देखना है स्नेल्स लॉ का, उसका भी प्रूफ बता ही दें कि छोड़ दें? सिर्फ बोर्ड के लिए ही सब, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल लिखा हुआ भेज देंगे, प्रूफ किया हुआ आप लोग तो रख ही सकते हैं उसको। चलिए समझा देते हैं उसका, जब ये समझा दिए तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। सर हम लोग का क्लास ऑफलाइन कब से होगा? वो फोन करके पूछिएगा, क्लास के समय नहीं पूछना है। जिनको जो भी कष्ट हो, फोन नंबर आपके पास है, वो कष्ट बाद में। देखिए अब लिखना है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। हाँ, यहाँ पर जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या स्नेल्स लॉ, बात बराबर है। यानी म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर को प्रूफ करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला हर हाल में लागू है, इसको प्रूफ करना है। ये आया कैसे? ठीक है, तो यहां से घेर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें तो मीडियम बदल जाएगा, इसमें तो मीडियम बदल जाएगा। तो मीडियम जो बदलता है ना उसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करें। मान लीजिए ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपका म्यू2 है। ऐसा हम मान लिए हैं, म्यू1 और म्यू2 है। यहाँ भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा और इंसिडेंट करेगा। तो यहाँ भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाके इंसिडेंट करवा रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से ऐसे। और यहाँ भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके ऐसे इंसिडेंट करेगा ही हर हाल में। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके इंसिडेंट कर गया, अब बात समझ सकते हैं। तो नॉर्मल बनाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल होगा जो n1 n2 होगा, ये बात समझ सकते हैं आप। देखिए रे को जाना चाहिए था इधर, रे को जाना चाहिए था इधर, लेकिन अब ये थोड़ा सा बेंड करेगा इधर,
रे को जाना चाहिए तो उधर, लेकिन थोड़ा सा बेंड करेगा ये इधर, और रे फिर ऐसे पैरेलल जाएगा, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं कि म्यू1 जो है, म्यू2 जो है ग्रेटर है म्यू1 से, यानी डेंसर मीडियम है। तो रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, ये बात आप समझ लीजिए। और आपको पता है कि ये एंगल आई होगा और ये एंगल आपका आर होगा, ये बात आपको पता है, ये एंगल आर होगा। देखिए अब इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट बनाइएगा तो यहाँ से ऐसे एक वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा आपको, ये वेव फ्रंट बनाए हैं इंसिडेंट वाले, और इसका नाम होगा ए बी, यानी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और यहां से जब आइएगा तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट ऐसे बनेगा आपका, इस पर ऐसे देख लीजिए ध्यान से, ऐसे, और ये बी से बी डैश जाएगा तो ये ए से ए डैश जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया रिफ्रैक्टेड, वो हो गया इंसिडेंट। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा हर हाल में, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा हर हाल में, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए अगर कोई कष्ट हो तो। अब देखिए ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो अब ये एंगल आई होगा, ये बात आपको पता चल गया होगा, देख लीजिए ध्यान से। और यदि ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो आर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इस फिगर में कहीं भी कुछ ज्योमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, क्योंकि इसका तो लैंग्वेज लिखना सिर्फ बाकी रह गया। देख लीजिए ध्यान से। और इसमें जब गौर से समझने की कोशिश आप कीजिएगा ना तो बहुत आपको फायदा होगा, बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे, ये प्लेन वेव फ्रंट जो है इंसिडेंट कर गया यहाँ पर, अब इंसिडेंट कर गया तो ये वाला पार्ट जो है अब डेंसर मीडियम में चला गया, ये अभी रेरल मीडियम में है। तो जानते हैं डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाता है कि बढ़ जाता है, ये बताइए। डेंसर मीडियम में घट स्पीड ऑफ जाता है। लाइट घट जाता है, घट जाता है। तो घट जाता है तो यहाँ से ये कम दूरी तय करेगा सेम टाइम में, मतलब ये वेव ऐसे चलेगा तो ये वाला पोर्शन धीरे धीरे चलेगा, ये पोर्शन थोड़ा फास्ट चलेगा, तो ऐसे चलेगा ये धीरे धीरे फास्ट, और यहाँ पर फिर आ जाएगा, फिर आपका दोनों सेम रफ्तार से चलेगा। मतलब जब पूरा सेम मीडियम में जाएगा तो सेम रफ्तार से फिर चलेगा, लेकिन पहले क्या है, ये फास्ट चला और फिर ये स्लो चलेगा, ये फास्ट है, लेकिन फिर एक मीडियम में आ गया दोनों तो एक रफ्तार से चलेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और बी से बी डैश तक जाने का टाइम दोनों सेम होगा, और जब दोनों टाइम सेम होगा तो बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों टाइम जब सेम होगा आपका यहाँ से यहाँ तक आने का, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों का टाइम जो है एकदम 100% क्या है, सेम है, 100% क्या है आपका, सेम है। तो अब समझिए कि बात यहाँ आगे बढ़ाते हैं, यानी फिर से अगर लैंग्वेज लिखने की बारी आएगी तो लैंग्वेज लिखाएगा, और ऐसे लैंग्वेज लिखाएगा, हम उसको घेर दिए हैं उधर से। लैंग्वेज में सबसे पहले यही लिखेंगे, तो ये वाला यहाँ एंगल आई कितने होगा? कौन वाला, ये वाला एंगल, देखिए जैसे ध्यान से, देखिए ये आई है इंसिडेंट एंगल, ये समझ में आ गया। और ये लाइन रेड वाला जो है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, तब वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ वेव में कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। डायरेक्शन ऑफ वेव और वेव फ्रंट मतलब रेड लाइन ये वाला, और ये दोनों ब्लैक लाइन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाए हुए हैं, तो 90 डिग्री एंगल बनाए हुए, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल वो 90 माइनस आई हो जाएगा, देखिए ध्यान से। और ये नॉर्मल है, और ये आपका ये लाइन है, तो दोनों 90 डिग्री होगा, तो इसको जोड़ के इसको जोड़ के 90 आना चाहिए, तो 90 माइनस आई और आई जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और उसी तरह से ये आर था, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आर होगा, ये वाला एंगल रेड लाइन के इधर वाला जो एंगल है वो 90 माइनस आर होगा, और ये आपका नॉर्मल वाला लाइन है। जब नॉर्मल वाला ये लाइन है तो बात को और समझने की आप कोशिश कीजिए और दिमाग पर जोड़ दीजिएगा कि ये आपका ये लाइन पर ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस आर है, तो ये एंगल आर होगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ एम एन लिख दिए हैं, है ना, तो एम एन इज द प्लेन
रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बात समझ लीजिए हम क्या लिखे हैं, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में ये लिखना है AB is the plane incident wave front है, and A-B is the refracting, वहां रिफ्लेक्टिंग था, यहाँ रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन वेव फ्रंट है। देख लिए ध्यान से हम क्या लिखे हैं जो। अब इसका जब लिख दिए और तब यहाँ एक पॉइंट लिखना है, T be the time taken by wave to reach A dash from A and B dash from कहां से, B से। मतलब हम ये कह रहे हैं कि B से B डैश जाने में जो टाइम लगा और A से A डैश जाने में जो टाइम लगा दोनों सेम है और वह T के बराबर मान लिए। तो चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, फिर शुरुआत हो गया, चलते हैं। चलिए यहां देखिएगा ध्यान से, यहां तक तो यानी कि T be the time taken by wave to reach A dash from A and B dash from B, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिएगा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है आप पढ़े हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेव इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेव इन मीडियम, ठीक है। तो यानी कि भी पढ़े हैं, मीडियम में वेलोसिटी पढ़े हैं। तो देखिए ध्यान से आप बात समझ लीजिएगा, उसी तरह तब तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्या, बीबी डैश। तो लेंथ ऑफ बीबी डैश लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, तो ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये म्यू1 रिफ्रैक्टिवनेस है, ये म्यू2 रिफ्रैक्टिवनेस है। इसका मतलब ये हुआ ये मीडियम जब अलग है, ये मीडियम जब क्या है आपका अलग है, यहाँ वेलोसिटी भी अलग होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम सेम लगा, वेलोसिटी अलग अलग है। तो आप लिख सकते हैं V1 इंटू टी, और V1 इंटू टी को क्या लिखेगा देख लीजिए, वेलोसिटी को इधर लाइएगा तो रिफ्रैक्टिवनेस नीचे चला जाएगा, यानी कि दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या C इंटू टी और बाई म्यू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला मीडियम का हो जाएगा। उसी तरह से लेंथ ऑफ बीबी डैश के बदले अब ए डैश में अगर आते हैं तो देखिए ए डैश इस मीडियम में आ गया है, तो उसी तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं V2T इक्वल टू CT बाई म्यू2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, यानी दोनों में ये फॉर्मूला क्यों आया वो बात समझ गए होंगे आप लोग। टू रिच A डैश फ्रॉम A एंड B डैश फ्रॉम B। तो आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होगा, जो बात समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABB डैश में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABB डैश में चलते हैं। जब इस ट्रायंगल में चलेंगे ABB डैश में तो देखिए हमको ये वाला लेंथ मालूम है और ये AB डैश है, तो यहाँ साइन आई लगेगा। ऐसे ही फॉर्मूला साइन आई में था, तो साइन आई बराबर होगा आपका इसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी BB डैश और बाई AB डैश। देख लीजिए ध्यान से, BB डैश बाई आपका AB डैश है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो है ना। और उसी तरह से तब तो BB डैश जो आ गया है आपका
आपका आ गया था सी टी बाई μ1 और ए बी डैश को थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं। उसी तरह से अब इसको आप समझ सकते हैं। अब इन ट्रायंगल चलते हैं किसमें, इस ट्रायंगल चलते हैं ए बी डैश और ए डैश में, इस ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में जब चलेंगे ये ट्रायंगल में, तो देखिए इस ट्रायंगल में साइन आर लिखेंगे। तो साइन आर बराबर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर यानी ए डैश बाई ए बी डैश लिखेंगे। ए से ए डैश की दूरी जो है वो सी टी है बाई μ2 है, और ए बी डैश इधर ब्रैकेट में बचा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। अब आपको पता है कि यह इक्वेशन पहला है और यह इक्वेशन है जो आपका दूसरा है, इसीलिए रेड से लिखें अलग अलग कि पता चले आपको। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, साइन आई मिलेगा और बाई साइन आर मिलेगा। और इधर जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए सी टी बाई ए बी डैश दोनों कॉमन है, कट जाएगा। तो ए ऊपर है तो μ1 नीचे चला जाएगा और μ2 जो है ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लिखिएगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये बात आप समझ चुके होंगे, देख लिए ध्यान से। और ये आपका ये प्रूफ हो गया। अब इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई परेशानी हो तो बोलिए कहीं से भी। ये बात बनाने वाला दोनों का टाइम सेम कैसे लगेगा? फिर से बोलिए। दोनों का टाइम सेम कैसे लगेगा? वो एरर से है या दोनों का सेम कैसे लगेगा? टाइम सेम है, लेंथ सेम नहीं है। टाइम सेम इसलिए है कि ए बी डैश का जो प्लेन वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट तो देखिए आप ये बात पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यह पेन जो है वेव फ्रंट है तो ये वेव फ्रंट यहाँ टकराया। अब यही वेव फ्रंट है, वही वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। आपको पता है ना कि वेव फ्रंट आगे बढ़ते चला जाता है, तो यही वेव फ्रंट है जो ऐसे जा रहा है ऐसे। तो वेव फ्रंट तो सेम ही रह गया ना, तब वेव फ्रंट सेम ही है। तो ये वेव फ्रंट का बी पॉइंट जब यहाँ तक पहुंचा तो ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचा होगा, क्योंकि आप डंडा घुमाइए पकड़ के, वेव फ्रंट को समझिए कि एक डंडा के जैसा है। तो आप बताइए कि आप जैसे ऐसे भी आप तालाब या फिर आपका नदी में अगर ज्यादा तेज चल रहा होगा, हल्फा हल्फा समझते हैं ना, वेव, उसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन रख दीजिए, उसके वेव के पैरेलल एक कोई डंडा रख दीजिएगा तो डंडा का दोनों पॉइंट एक ही साथ ऊपर नीचे जाएगा। और तिरछा भी रख दीजिएगा ना तो थोड़ा देर के बाद वो अपने उसी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में वो उसी तरह जाएगा। आपको क्या लग रहा है, हम सिंपली बता रहे हैं, ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल का डेरिवेशन है, ह्यूजन ने किया था। और पिछले क्लास में जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल में पढ़े थे सारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का केस, वो आपका वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। वेव फ्रंट का काम कौन किया था, वही ने लिखवाया था। तो ये वेव फ्रंट है, आपको ये नहीं है कि हम अलग से कोई यहाँ पॉइंट माने। ये वेव फ्रंट ऐसे चल रहा है और ये जाकर के यहाँ इस प्रकार से आया है। तो वेव फ्रंट जब चल रहा है तब वेव का एक एंड यहाँ से जितना देर में ये पहुंचे, दूसरा एंड भी उतना ही देर में पहुंचेगा। हाँ, मीडियम अलग अलग हुआ है तो वो फास्ट और कहीं स्लो जाएगा। तो ये लेंथ ज्यादा होगा बी बी डैश और ए डैश का लेंथ कम होगा। देखिए ऐसे भी फिगर में लंबाई कम है, ज्योमेट्री से बनाइए तो लंबाई कम आएगा। और कोई बात है तो बोलिए। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल अब समाप्त हुआ, यही ह्यूजेंस प्रिंसिपल था, है ना। और उसी का ये दो डेरिवेशन था। ह्यूजेंस प्रिंसिपल में आप यही समझे कि एक सोर्स जो है रूम के हर एक पॉइंट को एक नया सोर्स बदल देता है, ईच एंड एवरी पॉइंट को एक नया सोर्स बदल देता है। इसीलिए वह सोर्स जब से लाइट जब आता है तो आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। अगर ह्यूजेंस के अनुसार आप बात नहीं मानना चाहते हैं तो आपके अनुसार ये होना चाहिए कि एक लाइट सोर्स से जो रूम में हर एक पॉइंट है वो लाइटेड नहीं होगा, और जो पॉइंट लाइटेड नहीं होगा वो लाइट नहीं देगा,
और लाइट नहीं देगा तो पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। और भी हम लोग ह्यूजेंस प्रिंसिपल में क्या पढ़े कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल में हम लोग ये पढ़े कि प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा, प्लेन से स्फेरिकल में कैसे बदलेंगे, है ना, स्फेरिकल से प्लेन में कैसे बदलेंगे, इन सभी बातों का डिस्कशन हुआ था। तो ये था आपका ह्यूजेंस प्रिंसिपल यहाँ तक। अब इसमें एक है सिंपल सा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, है ना, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद करना है ना। और बाकी डॉपलर इफेक्ट पढ़ाएंगे कहाँ, साउंड वेव में, जो कल के अल्टरनेट में क्लास चल रहा है उसमें, ठीक है। गिटार सितार बजा लेंगे, उसका डॉपलर इफेक्ट ही उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत कम, मात्र एक फार्मूला पढ़ना है ना। और उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। देखिए तो अब मेरा हेडिंग होगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए ये साइंटिस्ट का नाम है डॉपलर। डॉपलर ने सबसे पहले क्या समझा और क्या सोचा। देखिए एक बात, डॉपलर इफेक्ट का मोड जो करेक्टर है समझ में साउंड में ही आता है। लाइट वाला इफेक्ट थोड़ा कम हम लोग को दिखाई देता है, सुनाई वाला बड़ा अच्छा होता है। आप लोग जब बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, दूर से कोई साउंड सोर्स आपके पास हॉर्न बजाते हुए आ रहा है ना रफ्तार में, तो धीरे धीरे साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा। आवाज सुनने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगा कि बढ़ेगा। घटेगा, ये बताना है बढ़ेगा। आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते, हाँ बढ़ेगा, सीधा सीधा बात है। अप होगा, इंक्रीज करेगा। तो वही लाइट के भी केस में होगा, वही लाइट के केस में भी होता है। और इस फिनोमेना को सबसे पहले जो है ना डॉपलर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। यानी हम लोग को नहीं, और किसी आदमी को इसको पहले नहीं ये बात समझ पाया होगा कि दूर से कोई ऑब्जेक्ट अगर तेज रफ्तार में आपके पास आ रहा है तो आवाज बढ़ेगा इंटेंसिटी का, और फिर क्या होगा, दूर जाएगा तो घटेगा। इस फिनोमेना को कोई नहीं सोचा होगा इसके पहले, और ये सबसे पहले सोचा तो समझ लीजिए इसका नाम आ गया बुक में। यानी बहुत सारी फिनोमेनाएं हैं, जो घटनाएं संसार में घटित हो रही है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसको दिखाई दे जाता है वो साइंटिस्ट कहलाता है ना। तो खोजिए कि आपके आसपास क्या घटना घटित हो रहा है जो आज तक कोई नहीं खोजा हो। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, तो आप तुरंत समझ गए। और जो पहले समझा था वो डॉक्टर हो गया, आप समझे तो आपका नाम बुक में आने वाला नहीं है, बस समझ लीजिए इतने, है ना। आप साइंटिस्ट नहीं कहलाए क्योंकि आपके पहले कोई सोच चुका है ना। तो चलिए, आपके पहले कोई सोच चुका है तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या होगा अब। तो देखिए यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट में यहाँ पर क्या करना है वो समझ लीजिए। बाकी हमने कहा ना कि साउंड में डॉपलर इफेक्ट चलता है एक क्लास पूरा, ठीक है। साउंड में एक क्लास क्या चलता है आपका, पूरा चलता है। तो यहाँ पर आप यही लिख सकते हैं कि when source and observer are in relative motion then frequency view by observer is different, है ना। क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। यानी कि आप लिख सकते हैं when source यानी लाइट सोर्स या साउंड सोर्स जो भी हो सकता है, when source and observer is in relative motion, relative motion, relative motion, then frequency observed by
observer is different from original source frequency. मतलब इस फिनोमेना को सबसे पहले किसने देखा था? डॉपलर ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया इस फिनोमेना का डॉपलर इफेक्ट। और आप बात समझ सकते हैं कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज इन रिलेटिव मोशन, मतलब सोर्स या ऑब्जर्वर मोशन में हो या दोनों ही मोशन में हो, तब फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा या देखेगा, वह हर हाल में अलग होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। क्या होगा? हर हाल में अलग होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। इस फिनोमेना को सबसे पहले किसने देखा था? डॉपलर ने। समझा था किसने? डॉपलर ने, इसलिए नाम पड़ गया इसका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला क्या पढ़ना वो समझ लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ना है आपको, चेंज इन वेवलेंथ बाई ओरिजिनल वेवलेंथ इमिटेड बाई सोर्स, या चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाई सोर्स जो होगा V बाई C के बराबर होता है। यह एक फार्मूला है, इसका प्रूफ नहीं जाना है, सिर्फ फार्मूला आपको याद करना है। एनसीईआरटी में भी ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। मैं इस फार्मूला के बारे में सब कुछ लिख देता हूं और फिर सब कुछ समझा भी देता हूं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली है क्या वो समझ लीजिए। ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है? अर्थ है। बात को समझ लीजिए। अच्छा पहले लिख देते हैं। ऐसे भी तो लेमडा जो है वेवलेंथ इमिटेड बाय सोर्स है, ये वेवलेंथ इमिटेड बाय सोर्स है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स है। सोर्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी इमिटेड किया जाता है वो एफ है, और लेमडा जो है वेवलेंथ जो इमिटेड किया सोर्स के द्वारा, और चेंज मतलब ऑब्जर्वर ने जो सुना वो अलग है। ये भी और सी क्या है? सी तो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ क्या है आपका? लाइट है। और भी जो है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। बात समझ लीजिए हम क्या बोले। अब यहाँ पर देखिए दो घटनाएं घटित होती है। आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिएगा, आप पृथ्वी पर रहते हैं तो बात पता होगा ना आप लोग को। ये पृथ्वी है बहुत बड़ी, अर्थ है ना। इस पर आप इतना बड़ा अर्थ में आप कहाँ होंगे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हम इतना बड़ा समझिए कि हम हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है अर्थ के सामने। ये तो हिमालय पहाड़ हो गया। लेकिन देखिए गौर से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। अब ये पृथ्वी जो है आपका रेस्ट में है या मोशन में है, ये बात बताइए आप लोग। ये पृथ्वी जो है आपकी रेस्ट में है या मोशन में? मोशन। मौसम। और यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब मोशन में है। आपका Yes, sir. सन से लेकर के जितने भी स्टार हैं सभी मोशन में है। तो यस जब सर। सब मोशन में है, स्टार भी मोशन में है, तो अब रात के अंधेरे में, अंधेरिया रात हो, अंधेरिया रात समझते हैं ना? नो सर। हाँ, तो अंधेरिया sir. रात में आप छत पर चले जाइए और नाइट एकदम क्लीन हो। जब नाइट एकदम क्लीन होगा तो आपको क्या दिखेगा, उस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात में जब आप छत पर ऊपर तारे को देखिएगा, जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जो स्टार है उसको देखिएगा ना, तो स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो स्टार, सारा स्टार सेम कलर का दिखाई देता है। कोई ज्यादा व्हाइट देता होगा दिखाई, कोई ज्यादा येलो, कोई रेड, कोई ब्लूइश कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखाई देता है। आप कभी गौर कीजिएगा छत पर जाकर के इस बात को, अलग अलग कलर दिखाई देता है।
और अलग अलग कलर दिखाई देने का तरीका यही है। और अगर कोई कॉमेट पृथ्वी के पास तेज रफ्तार से आ रहा हो तो कैसा कलर दिखाई देगा? याद कीजिए, कभी टीवी न्यूज पेपर ऐसा सुने हैं, कोई कॉमेट वगैरह जो है पृथ्वी के पास से एकदम तेजी के साथ आ रहा है और लगता है कि पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन टकरा नहीं पाता है, चला जाता है। ये घटना कभी सुने हैं? और वो दिखता कैसा है? आप लोग पढ़े होंगे बहुत बार। काला सर, वाइट दिखता है। आप रेड। तो जान, रेड दिखता है, रेड, लाल दिखता है ना? समाचार पत्र में भी आता होगा लाल। अब लाल क्यों दिखता है, इस फेनोमेना को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब आपके पास कोई आएगा तेज रफ्तार में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जब आपके पास कोई आएगा तेज रफ्तार में तब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर? ये बताइए आप, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बोलिए जल्दी इंक्रीज से। करेगा। इंक्रीज करेगा, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया, INC से इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि C बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा और C कांस्टेंट है तो वेवलेंथ क्या कर जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। हमको नहीं पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करेगा। नहीं, देख लीजिए ध्यान से, आप बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस सर। आपके पास अगर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा हर हाल में, और आपका फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगा तब वेवलेंथ घटेगा। आप वेवलेंथ जो होता है ना, ब्लू कलर का कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये बात आपको पता होगा। देख लीजिए ध्यान से। तो कोई स्टार का रिलेटिव मोशन अगर आपके पास है, आपके पास आने की सोचता, रेडियल वेलोसिटी मतलब जानते क्या लिखे थे यहाँ? हाँ, रेडियल रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेनेट, दोनों सोर्स और ऑब्जर्व के बीच का जो रेडियल वेलोसिटी, तिरछा भाग रहा है तो उसका रेडियल वेलोसिटी लेना है। अगर एंगल पर दे दिया 30 डिग्री यहाँ से तो इसका कॉस कंपोनेंट लेना है आपको। बस समझ लीजिए, रेडियल वेलोसिटी लेना है। और तब आपका वेवलेंथ क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। अब वेवलेंथ कितना होता है? ब्लू, तो इसको कहते हैं ब्लू शिफ्टिंग। उल्टा आप देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वर से सोर्स जो है दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं रेड शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड शिफ्टिंग करते हैं। तो अब बात समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से। यानी कि आप याद कर लीजिए, आपके पृथ्वी के पास अगर कोई लाइट सोर्स तेजी से आ रहा है, अगर तेजी से आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा। आप वेवलेंथ ब्लू का ज्यादा होता है तो ब्लू कलर के जैसा शिफ्ट करेगा, और आपसे अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वो रेडिश दिखाई देगा। उसको कहते हैं रेड शिफ्ट कहते हैं। NCERT में ये दोनों पैराग्राफ दिया हुआ है कि रेड शिफ्ट किसको कहते हैं और ब्लू शिफ्ट किसको कहते हैं। अब आप खुद डिटरमाइन कर लीजिएगा कि कोई कॉमेट या कोई प्लेनेट ब्लू कब दिखाई देगा, रेड कब दिखाई देगा, और उसके बीच का कलर कब दिखाई देगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यानी कहने का मतलब यहाँ दो टर्म है। रेड शिफ्ट क्या हुआ समझ में आ गया बात है? रेड शिफ्ट का मतलब, जैसे रेड शिफ्ट कब कहलाएगा, तो अगर लैंग्वेज में लिखना है तो एक बात लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, जब कोई सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन में सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंच रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ऑब्जर्वर के द्वारा जो व्यू हो रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, वेवलेंथ जो है घट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ जो है ब्लू कलर का सबसे कम होता है, इसीलिए इस फेनोमेना को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। उसी तरह से फिर कह सकते हैं कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन जो है उसमें दोनों सेपरेट हो रहा है, यानी दूर जा रहा है, तो दूर जब जा रहा है तो क्या होगा आपका कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। और तब इस फेनोमेना को, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है,
इसलिए इस फिनोमेना को कहते हैं रेड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट पर हम लैंग्वेज नहीं लिखाने वाले हैं, आप एनसीईआरटी देख करके पढ़ लीजिए एक बार, बात समझ में आ गया कि ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट कहते किसको हैं। उसको देख करके आपको अपने से नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में ही देगा, उससे ज्यादा में क्या देगा ये कि ब्लू शिफ्ट किसको कहते हैं, रेड शिफ्ट किसको कहते हैं। देखिए ये सब छोटा मोटा जो थ्योरी था वेब ऑफिस का, इसको मतलब कि यहाँ से जनरली कंपटीशन में तो क्वेश्चन नहीं ही आया है ना, बोर्ड में आता है। ये पार्ट खत्म हुआ। अब जो शुरुआत होगा ना, वो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरफ्रेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और इस टॉपिक से जेई एडवांस लगभग ईयर क्वेश्चन पूछता है, जेई मेन तो एकदम निश्चित पूछेगा। अब मेडिकल के लिए तो कोई उपाय नहीं है कि नहीं पढ़ के जाते वो क्वेश्चन छूट जाएगा। सोच लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन तो हर हाल में रहेगा यहाँ से, मतलब ऑप्टिक्स। और दूसरी बात ये भी बता देते हैं, यही पोर्शन ऑप्टिक्स का जो है आसान भी है। फार्मूला ज्यादा है इसमें, लेकिन आसान भी है, ज्यादा भी नहीं है लेकिन आसान है। ठीक है, आया बात समझ में? तो आप लोग अब हेडिंग बनेगा यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और उसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सब पढ़ेंगे, है ना। मेन हेडिंग इंटरफेरेंस ही है, लेकिन इंटरफेरेंस एक स्पेशल कंडीशन है ना, वेव को शो करने के लिए। यानी सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है, तो उसको देखते हैं हम लोग। देख लीजिए ध्यान से, है ना। ठीक है, तो हेडिंग होगा इंटरफेरेंसी। इंटरफेरेंस, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ें, या ऐसे लिख दीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें पढ़ना है सबसे पहले। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पिछले क्लास में हम लोग साउंड वेव में पढ़ रहे थे 100% सेम होगा, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी होगा। वहां 2 साउंड सोर्स होता था, यहाँ 2 सोर्स होगा, लाइट का होगा। दोनों सोर्स S1 S2 है। लाइट वेव यहाँ से निकलेगा और लाइट वेव यहाँ से निकलेगा, कहीं टकराएगा, यानी P पॉइंट पर आकर के दोनों सुपर इम्पोज किया कर गया। P पॉइंट पर दोनों आके क्या कर गया, सुपर इम्पोज कर गया। तो आप यहां से लैंग्वेज में तो यही लिखेंगे, y1 बराबर है A1 साइन ओमेगा टी, एंड y2 इक्वल टू है फिर से A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आर द टू वेव superimposed each other, superimposed with each other, with each other। और सुपर इम्पोजिशन का मतलब तो हम पहले ही बताए थे कि वेक्टराइजेशन होता है। y1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो अब y इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से लिख रहे हैं y इक्वल टू क्या लिखिएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो पिछले क्लास में किए थे, देखिए ध्यान से, है ना। और फिर से y बराबर क्या लिखिएगा, आप फिर सोचिए, A1 साइन ओमेगा टी लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस A2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। देख लिए ध्यान से, यही दोनों उल्टा हो लिखाएगा। और पिछले क्लास में भी हम लोग देख लिए थे, जस्ट अगर जो लर्न किए होंगे उनको तो मजा आ गया होगा अब, है ना।
बात समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये साइन ओमेगा टी कॉमन है। जब कॉमन है तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप ये कीजिएगा कि बाई बराबर जो होगा A1 प्लस A2 कॉस फाई होगा और साइन ओमेगा टी होगा, साइन ओमेगा टी होगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना। और ये प्लस हो गया, अब प्लस हो गया तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा आप लिख सकते हैं A2 साइन फाई और इनटू कॉस ओमेगा टी। और फिर से वही मान लीजिए कि लेट जो पहले माने थे कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू होगा A कॉस अल्फा, मान लीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। और A2 साइन फाई इक्वल टू क्या मान लीजिए, ये साइन अल्फा मान लीजिए। इसको इक्वेशन पहला, इसको इक्वेशन दूसरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लीजिए ध्यान से। अब इक्वेशन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखिए। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको देख लीजिए, आप लिखिएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, देख लीजिए ध्यान से। और फिर प्लस क्या लिखिएगा, ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, ये तो हुआ सिर्फ इसका A प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई लिखिएगा। फिर इधर का स्क्वायर करके लिखिएगा, तो A स्क्वायर लिखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा लिखिएगा। देख लीजिए यहाँ तक में तो कोई कष्ट आप लोग को नहीं है। जब कष्ट नहीं है तो हम बात को पहले बता दिए हैं कि कष्ट नहीं है, तो फिर हम लोग ऊपर आ जाएंगे। अब देख लीजिए ध्यान से, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आप समझ सकते हैं बात हम क्या लिखेंगे जो, है ना, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे बात को। देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर से टर्म और यहाँ पर से टर्म जब कॉमन लेंगे तो A2 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ये बच जाएगा A1 का स्क्वायर और प्लस A2 का स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई इक्वल टू A स्क्वायर होगा। इसलिए लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव जो होगा, रिजल्टिंग वेव जो होगा आपका A बराबर होगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, ऐसा होगा। और तब तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा आपका, B साइन थीटा होता था, तो A2 साइन फाई होगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई होगा। एकदम 100% सेम है, देख लीजिए, जस्ट पिछले क्लास पढ़े थे साउंड वेव में, वही सब सेम है 100%। अब देखिए जब ध्यान से यहाँ समझिएगा बात को अच्छी तरह से, यहाँ पर अगर जनरल इक्वेशन इसको काट छाट के लिखना चाहते हैं तो बाई बराबर क्या होगा, इसके बदले आप लिखिएगा A कॉस अल्फा और उसके साथ साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद जब लिखिएगा A2 साइन फाइव को A साइन अल्फा था और कॉस ओमेगा टी था, क्या था, कॉस ओमेगा टी था। ये मतलब इक्वेशन कहाँ से आया, तो आप लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी आप प्लस अल्फा से आ गया ये इक्वेशन। यानी आपको बात पता चल गया होगा कि पिछले क्लास में जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे वही सेम थ्योरी यहाँ पर भी है, 100% सेम है। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़े ना, यानी कि यहाँ पर ये इक्वेशन जो है इस तरह से आपका ड्राइव होता है, यहाँ भी वेव का सुपर इम्पोजिशन होगा और बाकी तो हम लोग वहां पढ़ ही रहे थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी से रिलेटेड बातें, इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है उसको हम लोग देखेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी किसी भी वेव का हो, है ना,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव भी जो होगा, वहां साउंड वेव था, यहाँ लाइट वेव है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये बात आप समझते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग यही लिखे थे। यानी आई बराबर आप लिख सकते हैं के ए स्क्वायर, बस इतने समझ लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला हो गया। के यहाँ कोई कांस्टेंट है, इक्वल आया है तो उसके बदले है, के का वैल्यू क्वेश्चन में जब आएगा तो दिया हुआ रहेगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, तो आप याद कीजिए कि ए स्क्वायर बराबर जानते हैं A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos फाई जानते हैं आप। देख लीजिए, अगर रूट उधर से हटाएंगे तो स्क्वायर टर्म इधर आ जाएगा, उस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अब देखिए ए स्क्वायर बराबर आई बाई के लिखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ I1 बाई के लिखिएगा, यहाँ I2 बाई के लिखिएगा, और यहाँ क्या लिखिएगा 2 रूट अंडर I1 बाई के रूट अंडर I2 बाई के और cos फाई लिखिएगा। देखिए के कॉमन आके कट जाएगा, इंटेंसिटी रिजल्टिंग का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला जो हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर I1 I2 और cos फाई हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो ये फार्मूला हो गया, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। फार्मूला हर हाल में याद करना है, तो फार्मूला हर हाल में जब याद करना है यहाँ पर, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम लेना हो सुपर पोजिशन के बाद तब क्या होगा, आप cos फाई का वैल्यू 1 रखेंगे, यानी फाई बराबर n 2 पाई रखेंगे, यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। और आई मैक्स का जो फॉर्मूला आने वाला होगा वो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, पिछले क्लास में ही आ गया था I1, चलिए लिख ही देते हैं फिर से एक बार, है ना। यहाँ पर होगा I1 I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 होगा। क्यों होगा, cos फाई का वैल्यू 1 ले लिए हैं, इसलिए आई मैक्स का जो वैल्यू आप लिखिएगा वो रूट अंडर I1 लिखिएगा, रूट अंडर I2 लिखिएगा और उसका होल स्क्वायर लिखिएगा। उसी तरह से फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात कीजिएगा तब क्या होगा, देख लीजिए, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात कीजिएगा तब क्या होगा, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात कीजिएगा तब क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी की बात करना है ना। तो मिनिमम इंटेंसिटी में आइएगा तो cos फाई का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, और फाई बराबर होगा क्या होगा आपका 2n प्लस 1 और पाई होगा। n का वैल्यू 0 होगा से शुरुआत कीजिएगा, वहां भी n का वैल्यू 0 से शुरुआत होगा, और 0 से 1 2 3 होगा, जो वैल्यू पुट कीजिएगा आपका आ जाएगा अल्टरनेट में। तो यहाँ से आई मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो आई मीन बराबर हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, -2 रूट अंडर I1 I2 होगा। अब यहाँ से आई मीन का जब वैल्यू लीजिएगा तो आपका क्या होगा, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ध्यान से, आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो निकाल लीजिए क्या होगा, तो आई मैक्स और आई मीन का रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, रूट अंडर I1 हो जाएगा, रूट अंडर I2 हो जाएगा, रूट अंडर I1 हो जाएगा, रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से कैसे फार्मूला को पकड़ने की कोशिश कीजिए कैसे भाग रहा है। इसको अगर और इलोबरेट करना है और भगाना है तो और भगाइए, टेंशन काहे को लेते हैं। आई मैक्स बाई आई मिन लिखिएगा रेशियो में। अब यहाँ से अगर I2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, रूट अंडर I1 बटा I2 प्लस 1 और रूट अंडर I1 बटा I2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला को सोचिए कि कैसे